हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शाला के तंत्र के अंतर्गत कंठगत रोग के पार्ट 2 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने नाम, दोष और चिकित्सा को याद कर लिया था। आज के वीडियो में हम कंठगत रोग के लक्षणों को विद ट्रिक्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं रोहिणी को। रोहिणी को हमने बात करी थी पिछले वीडियो के अंदर। रोहिणी कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। तो हमने बात करी थी रोहिणी 5 प्रकार की होती है। अब पहली बात ये आती है कि आखिरकार रोहिणी का मतलब क्या, तो उसको समझते हैं। तो वात, पित्त, कफ ये पृथक पृथक तीनों मिलकर या रक्त प्रकोपित होकर गले में मांस को दूषित करके गले के मार्ग को अवरोध करने वाले जिन अंकुरों को उत्पन्न करते हैं उसे प्राणनाशक रोहिणी नामक रोग कहते हैं। समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, रोहिणी हमने 5 प्रकार की पढ़ी है, तो 5 प्रकार के दोष यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो पहले तो क्या हो जाए, वात, पित्त, कफ अलग अलग प्रकोपित हो जाए। फिर क्या हो जाए, तीनों मिलकर प्रकोपित हो जाए, या फिर सन्निपातज से क्या हो जाए, प्रकोपित हो जाए। नेक्स्ट देखिए, रक्त प्रकोपित होकर, या फिर क्या हो जाए, रक्त दोष प्रकोपित हो जाए। अब क्या करेंगे, गले के मांस को दूषित करने वाले, ठीक है, गले को मांस को दूषित करेंगे। अब गले के मांस को दूषित कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, हम रोग कौन से पढ़ रहे हैं, कंठगत। तो ये क्या करेंगे, या तो कंठ के मांस को दूषित करें, या फिर हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि गले के मांस को दूषित करके गले के मार्ग को अवरोध करेंगे। ठीक है, गले को मार्ग को अवरोध करने वाले जिन अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो कुछ क्या हो जाएगी, एक्सेसिव यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, जो गले के मार्ग को अवरोध करने वाले अंकुर उत्पन्न हो गए, तो उनको क्या बोल दिया हमने कि मांसांकुर उत्पन्न हो गए। और जो मांसांकुर गले को अवरोध करने वाले उत्पन्न हो रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रोहिणी बोल रहे हैं। मॉडर्न के अंदर इसको कोरिलेट करते हैं डिप्थीरिया से। तो बड़ा आसान है कि वात, पित्त, कफ अलग अलग या पृथक पृथक आपस में तीनों मिल जाए और रक्त प्रकोपित होकर गले के मांस को दूषित करके या फिर कंठ के मांस को दूषित करके गले के मार्ग को अवरोध करने वाले, कंठ को अवरोध करने वाले, ब्लॉक करने वाले जिन मांसांकुरों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रोहिणी कहते हैं। चलिए पहले देखते हैं वातज रोहिणी। ठीक है, अब वातज रोहिणी के अंदर क्या लक्षण मिलेंगे, तो वातज रोहिणी के अंदर लिखना है कि वेदना युक्त, कंठ का अवरोध करने वाली और भयंकर उपद्रव युक्त मांसांकुरों की उत्पत्ति। तो वातज रोहिणी में क्या होगा, वेदना युक्त होगी, कंठ को अवरोध करने वाली होगी और भयंकर उपद्रव युक्त मांसांकुरों की उत्पत्ति होगी। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, वात का कार्डिनल साइन ही होता है क्या होना, वेदना होना या फिर पेन का होना। तो पहला सिम्टम तो हमें मिल जाएगा क्या, वेदना युक्त पेन का होना। सेकेंड देखिए, कंठ का अवरोधक। आपने देखा होगा, मतलब वात जो होता है क्या करता है, रुक्षता प्रधान होता है। ठीक है, मतलब रफनेस लाने वाला होता है। तो आपने देखा होगा जब हम पानी नहीं पीते हैं या हमको बहुत देर तक यदि पानी नहीं मिलता है तो गला कैसे हो जाता है, सूख जाता है। तो कैसा लगता है, जैसे गले के अंदर अवरोध सा हो गया हो। तो यहाँ पर उसी अवरोध के बारे में बोला गया है कि वात की वजह से कंठ अवरोध, ऐसा लगता है कि गला कैसा हो गया है, सूख गया है, अवरोध सा हो गया है। तो उस तरह से समझ लीजिए कि वात की रुक्षता की वजह से अवरोध हो गया। नेक्स्ट देखिए, भयंकर उपद्रव युक्त मांसांकुरों की उत्पत्ति। तो देखिए, वात के अंदर 80 नानात्मक रोगों को उत्पन्न करने की पावर होती है। तो वात कितना खतरनाक है, तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे कंडीशन बढ़ेगी तो भयंकर उपद्रव भी उत्पन्न करेगा। तो बड़ा आसान है। पहला तो आपका सिम्टम कार्डिनल साइन वेदना, सेकेंड वन क्या हो रही है, रुक्षता की वजह से अवरोध कर रहा है, और थर्ड वन में देखेंगे कि गंभीर रोगों की उत्पत्ति करता है तो क्या हो जाएगा, भयंकर उपद्रव युक्त मांसांकुरों की उत्पत्ति करेगा। नेक्स्ट देखिए, पित्तज रोहिणी। अब पित्तज रोहिणी में क्या सिम्टम मिलेंगे, तो पित्तज रोहिणी के अंदर हमें मिलेगा दाह, पाक, तीव्र ज्वर युक्त रोहिणी। तो बड़ा आसान है, इसके भी हम सबसे पहले देखिए तो इसके कार्डिनल साइन क्या है, दाह होना, पाक होना। तो देखिए, दाह का मतलब बर्निंग सेंसेशन। तो पित्त का गुण ही होता है उष्णता, गर्मी। तो क्या करेगा, दाह तो करेगा ही सही, साथ में पाक भी करेगा, और क्या हो जाएगा, ज्वर की उत्पत्ति करने में भी क्या होता है, टेम्परेचर सहायक होता है, उष्णता सहायक होती है, पित्त सहायक होता है, तो ज्वर भी आएगा यहाँ पे। तो बड़ा आसान है, दाह, पाक और तीव्र ज्वर युक्त रोहिणी। नेक्स्ट देखिए, कफज रोहिणी। कफज रोहिणी में क्या लिखना है, गुरु श्वास मार्ग का अवरोध करने वाली रोहिणी। तो देखिए, कफ का मतलब होता है भारीपन। ठीक है, हम पढ़ के आए हैं, कफ का गुण ही होता है गुरु। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा,
जो रोहिणी बनेगी वो कैसी रहेगी, गुरुता लिए हुए रहेगी, थोड़ी बड़ी रहेगी। ठीक है, तो कफज रोहिणी के अंदर सबसे पहला क्या हो जाएगा कि गुरुता को प्राप्त करने वाली रोहिणी रहेगी। सेकेंड वन, श्वास मार्ग का अवरोध करने वाली रोहिणी। तो यहाँ भी क्या होगा, जो हमारा एयर पासेज है, जो गला है, उसका मार्ग कैसा हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। वात के अंदर हम रुक्षता की वजह से कंठ को अवरोध कर रहे थे, और यहाँ पर कफज रोहिणी के अंदर भी क्या हो रहा है, श्वास मार्ग का अवरोध हो रहा है। लेकिन श्वास मार्ग का अवरोध किसके द्वारा हो रहा है, कफ के द्वारा, स्पुटम के द्वारा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपने देखा होगा जब भी हमें कफ होता है, जुकाम होता है, तो गले के अंदर जो स्पुटम इकट्ठा होता रहता है, जो गले के अंदर स्पुटम इकट्ठा होता रहता है, वो क्या करता है, गले के अंदर अवरोध उत्पन्न करता है। हमें कैसा लगता है कि गले के अंदर कुछ चिपका हुआ सा है, तो उसके लिए बोला गया है कि ये क्या करता है, श्वास मार्ग को अवरोध करने वाली रोहिणी है। तो ये क्या करेगी, श्वास मार्ग को अवरोध करेगी। नेक्स्ट देखिए, रक्तज रोहिणी। रक्तज रोहिणी के अंदर क्या होगा, स्फोटों युक्त तथा पित्तज रोहिणी के समान लक्षणों युक्त रोहिणी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्फोटों युक्त। स्फोट का मतलब होता है, आपने देखा होगा रेड रेड जो रेशेस हो जाते हैं, या फिर छोटी छोटी जो रेड कलर की पीड़िकाएं बन जाती है, एब्सेस बन जाते हैं, उसके लिए बोला गया है कि स्फोटों युक्त। तो रक्तज है तो ब्लड से रिलेटेड चीज़ तो आएगी, रेडिश कलर की चीज़ तो आएगी। तो स्फोट कैसे होते हैं, रेडिश होते हैं। पेचेस कैसे होते हैं, रेडिश होते हैं। तो स्फोटों युक्त रहेगी। और क्या होता है, रक्त और पित्त लगभग समतुल्य माने गए हैं दोषों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पित्तज रोहिणी के समान लक्षण भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सन्निपातज रोहिणी। सन्निपातज रोहिणी में क्या होगा, सन्निपातज रोहिणी गंभीर पाक होगा यहाँ पे। तो देखिए, सन्निपातज रोहिणी के अंदर तीनों दोषों की प्रधानता हो रही है, तीनों दोष मिल रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा, गंभीर पाक होगा। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, क्रोनिक सुपुरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सन्निपातज रोहिणी के अंदर गंभीर पाक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट तो आपको याद ही है, वात पित्त और कफ तीनों दोषों के लक्षणों युक्त यहाँ पर रोहिणी मिलेगी। तो इस तरह से आपको रोहिणी को याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज है विदारी। विदारी जो होती है पित्त दोष प्रधान होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मेरे जो भी डिटेल वीडियो होते हैं वो पिछले जो हम ट्रिक वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहला वाला जो कंठगत रोग की ट्रिक थी वो नहीं देखा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिए। उसको देखने से आप ट्रिक के द्वारा सारे दोष याद कर लेंगे, तो आपको डिटेल वीडियो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ दोष याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ट्रिक से ही दोष याद कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी जो विदारी है पित्त दोष प्रधान है। तो ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दोष प्रधान है, पित्त दोष प्रधान है। चलिए अब इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण जो है इसके अंदर लिखना है, विदीर्ण मांस युक्त दाह और रक्तवर्णी शोथ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, विदीर्ण मांस युक्त दाह युक्त और रक्तवर्णी शोथ उत्पन्न होना। तो इसको हम इसका जो नाम है उसी से याद कर लेंगे। देखिए, विदारी के वी से याद कर लीजिए विदीर्ण मांस युक्त, विदारी के दा से याद कर लीजिए दाह, और विदारी के री से र समझकर उसको याद कर लीजिए रक्तवर्णी शोथ। तो बड़ी आसानी से विदारी से ही आपको सिम्टम याद हो जाएगा। वी से विदीर्ण युक्त मांस, और सेकंड वन क्या हो जाएगा, दा से दाह, और विदारी के र से हो जाएगा रक्तवर्णी शोथ। बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिजीज है बलास। बलास जो होती है वात और कफ दोष प्रदान होती है। ठीक है, बलास कौन से दोष प्रदान होती है, वात और कफ दोष प्रदान होती है। तो ये भी आपको पिछली ट्रिक से याद हो ही जाएगा। तो बलास के अंदर क्या लिखना है आपको, वेदना युक्त शोथ उत्पन्न। तो देखिए, इसके दोष से हम इसका सिम्टम बनाएंगे। बलास के अंदर वात और कफ दोष है, तो वात से तो वेदना हो जाएगी और कफ से शोथ हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, बलास के अंदर वात कफ दोष है तो वात से वेदना और कफ से शोथ, तो वेदना युक्त शोथ उत्पन्न होगा किसके अंदर, बलास के अंदर। नेक्स्ट देखिए, स्वरघ्न। स्वरघ्न जो रहता है वात कफ दोष प्रदान होता है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, कंठ शुष्क हो जाएगा, वायु मार्ग कफ से लिप्त हो जाएगा, अत्यंत कष्ट के साथ निरंतर श्वास लेना और स्वर भिन्न जैसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। अब इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों एक व्यक्ति को इमेजिन करिए जिसको क्या हो रहा है, स्वरघ्न रोग हो रहा है। तो उसको सीक्वेंस में कैसे कैसे सिम्टम उत्पन्न होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर दोष देखिए वात और कफ है, तो वात की वजह से उसका गला कैसा हो जाए, सूख जाता है, क्योंकि वात दोष की वजह से क्या होता है, रुक्षता बढ़ती है। तो वात दोष की वजह से उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए, कंठ शुष्क हो गया, गला सूख गया रुक्षता की वजह से, वात के कारण। सेकंड देखिए, कफ दोष।
कफ दोष क्या हुआ, कफ दोष जाके उसके गले के अंदर लिप्त हो गया, तो वायु मार्ग कफ से लिप्त हो गया, पूरे गले के अंदर, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कफ चिपक गया, लिप्त हो गया उससे। तो पहला वास से गला शुष्क हो गया, सेकंड कफ से क्या हो गया, पूरा कफ गले के अंदर लिप्त हो गया। अब क्या हो जाएगा, गला भी सूख गया, पूरे गले के अंदर कफ भी चिपक गया, उससे क्या होगा, वो जो सांस लेगा वो बहुत कठिनाई के साथ लगातार लेता रहेगा। तो उसको लिखना है अपनों को, तो अत्यंत कष्ट के साथ, सीवियर पेन के साथ निरंतर श्वास लेना, ठीक है, लगातार श्वास लेगा वो। अब क्या हुआ, यहाँ पर गला सूख भी गया है, कफ भी चिपक गया है, उसकी वजह से वो अत्यंत कष्ट के साथ लगातार श्वास भी ले रहा है। तो क्या हो जाएगा, लगातार आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति फोर्सफुल ब्रीदिंग करता है तो साउंड अलग ही देखने को हमको मिलता है, ठीक है। जैसे वो हाँफता हुआ दिखता है तो कैसा दिखता है, साउंड अलग ही देखने को मिलता है। तो कैसा हो जाएगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्वर भिन्न हो गया, ठीक है। स्वर भिन्न का मतलब साउंड चेंज हो गया, ठीक है। तो स्वर भिन्न हो गया मतलब वो, इसको मतलब इसका सही अर्थ निकाले तो स्वर भिन्न का मतलब होता है कि जैसे मेरी नॉर्मल साउंड है, ये अगर चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे स्वर भिन्न। लेकिन यहाँ पर हम याद करने के तरीके से हम ट्रिक के अंदर ऐसा समझ रहे हैं कि वो फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहा है, उसकी वजह से उसकी साउंड चेंज हो गई, तो उसको हम क्या बोल दिया, स्वर भिन्न। तो बड़ा आसान है स्वरग्न याद करने के लिए। एक व्यक्ति इमेजिन कर रहे हैं जिसको स्वरग्न रोग हुआ है, वात और कफ दोष प्रधान है, तो वात से गला सूख गया तो कंठ शुष्क हो गया, कफ से पूरा कफ उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चिपक गया तो वायु मार्ग कफ से लिप्त हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों की वजह से वो फोर्सफुल ब्रीदिंग करेगा, वो भी किसके साथ, सीवियर पेन के साथ, तो अत्यंत कष्ट के साथ निरंतर श्वास लेना, जिससे क्या हो जाएगा, स्वर भिन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट डिजीज है वलय। वलय जो रहता है कफ दोष प्रधान होता है। तो यहाँ पर कफ दोष का यूज करते हुए लिखेंगे कि कफ प्रकोपित होकर अन्न मार्ग को रोककर गले में विस्तृत और ऊंचा शोथ उत्पन्न करता है। क्या करता है, वलय के अंदर कफ प्रकोपित होकर अन्न मार्ग को रोककर गले में विस्तृत और ऊंचा शोथ उत्पन्न करता है। तो वलय का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कफ प्रकोपित होकर इन्फ्लामेशन को करके क्या करेगा, गले को अवरुद्ध कर देगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगी, एक रिंग बन जाएगी इन्फ्लामेशन की, जो क्या करेगा, एक ऊंचा शोथ उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिजीज है कंठ शालूक। कंठ शालूक जो होता है कफ दोष प्रधान होता है, ठीक है। कंठ शालूक जो होता है कफ दोष प्रधान होता है। इसके अंदर लिखना है बेर की गुठली के समान। कैसा रहेगा, इसके अंदर जो शोथ उत्पन्न होगा या ग्रंथि उत्पन्न होगी वह कैसी रहेगी, बेर की गुठली के समान ग्रंथि उत्पन्न होगी, और कैसी रहेगी, कंटक युक्त, ठीक है। कंठ शालूक, शालूक का मतलब जो शूक होता है, शूक का मतलब आपने देखा होगा चावल की जो टिप रहती है, वैसा शूक मतलब कांटा उत्पन्न हो जाना, ऐसा कांटे टाइप दिखना। तो यहाँ पर बेर की गुठली के समान कंटक युक्त रहेगा और शूक के समान ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो कंठ शालूक के अंदर बेर की गुठली के समान, कांटों युक्त, कंटक युक्त और शूक के समान, चावल की जो टिप रहती है वैसे छोटे 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 क्या बन जाएंगे, कांटे बन जाएंगे गले के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, कंठ शालूक। तो इस तरह से आपको निम्नलिखित डिजीज याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज है गिलायु। गिलायु जो रहता है कफ और रक्त दोष प्रधान रहता है। इसके अंदर आपको लिखना है कि आम्ल की गुठली सदृश ग्रंथि, इसके अंदर क्या होता है, आम्ल की गुठली सदृश ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। जो आंवला रहता है उसकी जो अंदर की गुठली रहती है वैसी ग्रंथि गले के अंदर बन जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे भोजन का टुकड़ा गले में अटक गया हो। तो समझ ही सकते हैं वहाँ पर ऑलरेडी आंवले की गुठली जैसी ग्रंथि बन रही है, तो कैसा लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल वहाँ पर अटक गया हो, भोजन का टुकड़ा वहाँ पर अटक गया हो, और साथ ही साथ में अल्प वेदना, थोड़ा बहुत पेन वहाँ पर होगा। आगे बात करें, नेक्स्ट है अधिजिह्वा। अधिजिह्वा जो रोग होता है वह कफ और रक्त दोष प्रधान होता है। इसके अंदर लिखना है जिह्वा के ऊपर जिह्वा के अग्रभाग जैसा महान शोथ उत्पन्न। तो दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है अधिजिह्वा, जिह्वा के ऊपर एक और जिह्वा का बन जाना, लेकिन वो कैसी रहेगी, जिह्वा की जो हमारी टंग रहती है उसके सामने का जो अग्रभाग रहता है, जो टिप रहती है, उसके जैसा एक और शोथ क्या हो जाता है, जिह्वा के ऊपर बन जाता है, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं अपन क्या, जिह्वा के ऊपर जिह्वा के अग्रभाग जैसा महान शोथ उत्पन्न हो जाना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, अधिजिह्वा। आगे देखिए, नेक्स्ट है गलोद। गलोद जो रहता है वह कफ और रक्त दोष प्रधान रहता है, ठीक है। क्या कौन सा दोष प्रधान रहता है, कफ और रक्त दोष प्रधान रहता है। इसके अंदर लिखना है कफ और रक्त से उत्पन्न महान शोथ जो अन्न और जल की गति को रोक देता है, ठीक है। ऐसा शोथ जो क्या करे, अन्न और जल की गति को रोक देता है, ठीक है।
तो गलोद क्या करेगा, अवरोध करेगा। ऐसा दिमाग में रखना कि गलोद अवरोध करेगा, और अवरोध करके दो चीजों को रोक देगा, अन्न को और जल को, खाना पीना रोक देगा। ठीक है, गलोद क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करके खाना पीना रोक देगा। तो क्या करेगा, कफ और रक्त से उत्पन्न ऐसा महान शोथ जो क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा और अन्न जल की गति को रोक देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वृंद जो रहता है कफ और रक्त दोष प्रधान रहता है। ठीक है, इसके अंदर लिखना है कफ और रक्त से उत्पन्न गोल, उन्नत, पाक रहित, दाह युक्त और कंडु युक्त शोथ की उत्पत्ति। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक वृंद का मतलब आप ऐसा इमेजिन करें कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, ऐसा माइंड में रखना है आपको कि सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। तो सिस्ट कैसा रहता है, गोल। तो आप सिम्टम देखते जाइए, कैसा रहेगा, गोल, उभरा हुआ, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है थोड़ा सा उभरा हुआ। उन्नत का मतलब होता है उठा हुआ, थोड़ा उभरा हुआ। तो कैसा रहेगा, गोल, उन्नत रहेगा। पाक रहित, सिस्ट के अंदर हम बात करते हैं, सिस्ट का मतलब क्या, फ्लूइड फिल्ड केविटी, जिसके अंदर पाक ना हो तो पाक तो नहीं होगा। तो गोल रहे, उन्नत रहे, पाक रहित रहे, और दो अलग से याद कर लेना है कि दाह युक्त, जिसके अंदर क्या हो जाए, ऐसा लगे कि बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, और एक और क्या लगे, कंडु युक्त, इचिंग युक्त हो। तो ये याद करना है आपको। क्या लिखना है, एक वृंद कफ और रक्त दोष प्रधान रहता है, जो कफ और रक्त से उत्पन्न होकर गोल रहता है, उन्नत रहता है, पाक रहित होता है, और दाह युक्त और कंडु युक्त शोथ उत्पत्ति करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, एक वृंद बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है शतग्नि। शतग्नि जो होती है त्रिदोष प्रधान होती है, मीन्स सन्निपातज होती है। इसके अंदर लिखना है कि त्रिदोष के कारण उत्पन्न, त्रिदोष से उत्पन्न घन स्वरूप वर्ती जो अनेक मांसांकुरों से युक्त होती है और कंठ का अवरोध करती है। तो इसके अंदर क्या होंगे, छोटे बहुत सारे अंकुर होंगे, इसलिए इसको बोला गया है कि अनेक मांसांकुरों से युक्त होती है और कंठ का अवरोध करती है, और शतग्नि के समान दिखाई देती है। शतग्नि जो होती है, पहले के ज़माने में जब वैदिक काल था उस टाइम जो शस्त्र प्रयोग किए जाते थे, उसके अंदर एक शस्त्र यूज होता था, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। उसके ऊपर कैसा होता था, छोटे मतलब कांटे टाइप होते थे। तो एक तो क्या होता है, शतक का मतलब होता है 100, तो यहाँ शतग्नि इसलिए बोला गया उस शस्त्र को क्योंकि उसके ऊपर 100 से ज़्यादा कांटे होते थे, तो इसलिए बोल दिया शतग्नि। तो यहाँ पर ये बोल दिया इन्होंने कि शतग्नि के समान दिखाई देती है। जो शतग्नि हमारा कंठ के अंदर हो रहा है, जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, जो शोथ उत्पन्न होगा, वो कैसा रहेगा, शतग्नि के समान रहेगा। मतलब उसके ऊपर छोटे 100 से ज़्यादा मांसांकुर रहेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि त्रिदोष के कारण उत्पन्न घन स्वरूप वर्ती, गोल वर्ती, जो कैसी रहती है, अनेक मांसांकुरों से युक्त रहती है और कंठ का अवरोध करती है और शतग्नि के समान दिखाई देती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है मांसतान। मांसतान जो होता है वो भी सन्निपातज व्याधि है। इसके अंदर लिखना है त्रिदोष के कारण उत्पन्न, त्रिदोष से उत्पन्न अत्यंत कष्टदायक शोथ जो खतरनाक वेदना करे, जो गले में अवरोध उत्पन्न करे और बाहर लटकता हुआ दिखाई दे। तो बड़ा आसान है कि यहाँ पर क्या होगा, जो त्रिदोष के कारण उत्पन्न होने वाला अत्यंत कष्टदायक शोथ है, जो गले में अवरोध उत्पन्न करता है और बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है गल विद्रुदी। गल विद्रुदी जो रहती है वो भी सन्निपातज होती है। इसके अंदर लिखना है समस्त गले में व्याप्त शोथ जो समस्त दोषों की वेदनाओं से युक्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।